जंगल जमीन बचोला सोची तो लिख, जल जंगल जमीन बचोला सोची तो लिख, यो डरियो नि काट कोई हमारा नात्युक, यो डरियो नि काट कोई हमारा नात्युक। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी हर्षिल में हैं और जिस मलबे की ढेर पे खड़े हैं ये वही मलबा है जो तिलगाड़ से बहता हुआ आया था और आर्मी कैंप को नुकसान पहुंचाते हुए कई आर्मी के जवानों को भी ये मलबा लील गया था। ये उसी समय की घटना है जब धराली में भीषण आपदा कुछ समय पहले आई थी। और मेरे पीछे आप ये मुट्ठी भर जो लोग देख रहे हैं, ये एक अभियान के तहत यहाँ पहुँचे हैं जिस अभियान का नाम है हिमालय है तो हम हैं। इस अभियान में अलग अलग तरह के लोग जुटे हैं और दिलचस्प है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी इससे जुड़े हैं, बल्कि वही लोग इसको लीड कर रहे हैं। उनका आरएसएस की जो पर्यावरण से जुड़ा हुई जो विंग है नेशनल लेवल की, उनके जो नेशनल कन्वीनर हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राज्य में भी केंद्र में भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो कॉल हुई है इस अभियान को लेकर के, इसमें मुरली मनोहर जोशी जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर शामिल रहे हैं। अमूमन ऐसा कम देखा जाता है कि केंद्र सरकार की ही किसी परियोजना के अगेंस्ट कोई कैंपेन चलाए और वो कैंपेन चलाने वालों में आरएसएस और बीजेपी के बड़े नाम शामिल हों। वो मुरली मनोहर जोशी खुद यहाँ नहीं पहुँच पाए। ऑलमोस्ट अबव 90 उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ जुड़े थे इन लोगों से जब इन लोगों ने अभी रक्षा सूत्र पेड़ों पर बांधे। मैं कंटेक्स्ट बता दूं कि ये जो अभियान है इसका कंटेक्स्ट ये है कि इस पूरे क्षेत्र में 6,500 देवदार के पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं कि सड़क चौड़ीकरण के तहत जो 4 धाम परियोजना है केंद्र सरकार की, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके तहत यहाँ भी चौड़ीकरण के लिए मार्क किए गए हैं। अब ये इसको आप विडंबना ही कहेंगे कि ये वही बेहद संवेदनशील इलाका है जहाँ अभी बमुश्किल 4-5 महीने पहले इतनी भीषण आपदा देखने को आई और उसी इलाके में, उसी इको सेंसिटिव जोन में ये डिमार्केशन हुआ है। इसके खिलाफ 2023 में बहुत डिटेल्ड एक ऑल्टरनेटिव डीपीआर भी तैयार की गई थी जिसमें डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर हेमंत ध्यानी उसमें प्रमुख थे। डॉक्टर हेमंत ध्यानी के साथ में हमने एक पॉडकास्ट में भी तमाम पहाड़ के क्या संकट हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा की थी। डॉक्टर हेमंत ध्यानी भी आज यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी समझेंगे और बाकी लोग जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी समझेंगे कि अभी अचानक से जब वो प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में था, ऑल्टरनेटिव डीपीआर तैयार करवाई गई थी, तो फिर इसकी नौबत क्यों आई कि लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए एक अभियान चलाते हुए सड़क पर आना पड़ा। इसका जो बैकग्राउंडर है वो डॉक्टर हेमंत ध्यानी से आप तक कन्वे करवाएंगे कि अभी करंट स्टेटस क्या है इस परियोजना का और क्या भविष्य होने जा रहा है इन 6,500 पेड़ों का, और यदि ये कटते हैं तो इस पूरी गंगोत्री घाटी का। जल जंगल जमीन बचोला सोची तो लिख, जल जंगल जमीन बचोला सोची तो लिख, यो डरियो नि काट कोई हमारा नात्युक, यो डरियो नि काट कोई हमारा नात्युक, जल जंगल बचोला हम सोची तो लिख, जल जंगल जमीन बचोला सोची तो लिख, यो डरियो नि काट कोई हमारा नात्युक, यो डरियो नि काट कोई हमारा नात्युक। तो ये ढाली जो हमारी यो 1 करोड़ को पुस्ता थाम दी की जड़ जो हमारी डाली 1 करोड़ को पुस्ता बराबर यो ढाली की जड़ काम कर दी। तो हमें जल जंगल जमीन अपनी बचौन होली। तो मेरा संदेश यही है कि ढाली कम से कम काटो। हम विकास विरोधी नहीं, हम विनाश विरोधी, कि विनाश ना हो और वैज्ञानिक के तौर तरीके से जो है हमारी ये सड़क बनो और तब हमारा विकास हो, ना कि जो है ये हमारा जैसे नालू पानी में है
ओलवेदा रोड से बहुत ज़्यादा भूस्खलन, जनहानि, हमारे गांव को विकास रोक दो। जब हमारे ओलवेदा रोड के कारण जो है कई पहाड़ जो है सड़क में आ जाते तो कई दिन तक हमारी रोड खुलती नहीं है, तो इससे हमारा जो है गांव का विकास बहुत ठप हो जाता है और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। गोपाल आर्य जी हमारे साथ हैं, जो आरएसएस के पर्यावरण संरक्षण समिति के नेशनल कन्वीनर हैं। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले बारामासा में आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सूरत से आए हैं स्पेशली इस अभियान के लिए, तो वो क्या प्रेरणा है कि ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकल लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी आप सूरत से चलकर यहाँ आए हैं, उसके पीछे का सबसे पहले कारण बताइए। नहीं, मुझे तो लगता है कि हिमालय ने ही बुलाया है। अब तक मेरा यहाँ पर आना नहीं हुआ, मैं पहली बार ही यहाँ आया हूँ और उत्तरकाशी भी मैं पहली बार ही आया हूँ। जो मुझे इस बात के लिए लगा कि हिमालय के प्रकृति को, पर्यावरण को और उसकी वातावरण को ख़राब करने के लिए जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को, उस जागरूकता को समाज में नीचे तक ले जाना चाहिए, क्योंकि हिमालय केवल हिमालय में रहने वाले लोगों का नहीं, तो पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का है। जी, आप यहाँ आए, आपने जैसा बताया पहली बार आए, आपने ये महसूस किया होगा कि कितना सेंसिटिव ये इलाका है जहाँ पे खड़े होकर हम अभी बात कर रहे हैं। ये पूरा वो उस मलबे का जोन है जो 4 महीने पहले आया और बगल के आर्मी कैंप में कई लोगों को लील गया, धराली में कई लोगों को, बहुत सेंसिटिव ये एरिया है। तो आम दर्शक जो है, आम लोग जो हैं देश के, वो ये भी समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक मार्गदर्शक की तरह से काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और मुरली मनोहर जोशी जी ने ये कॉल दी थी, जिनको ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री मार्गदर्शक अपना मानते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए भी आप लोगों को सड़क तक आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, पहली तो बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और ये सरकार, इसको एक साथ मिलाना नहीं चाहिए जी। जहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वो समाज को साथ लेकर करने वाला है। सरकार और प्रशासन एक अलग विषय है, तो इन दोनों को पहले तो जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमको सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो समाज में जागरूकता के होते हैं, केवल सरकार के द्वारा नहीं हो सकते। इसलिए हमको इस विषय को जन जागरण, जन सहभागिता और जन अभियान बनाना है, बजाय इसके कि आंदोलन। अच्छा। और इसलिए इस अभियान के लिए जब सब लोगों के अंदर सबकी संवेदनशीलता एक साथ जागरूक होकर होगी, तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। इसलिए समाज का अंदर संवेदनशीलता जगना आवश्यक है, और वो जब समाज में जगेगी तो सरकार में सहज रूप से हो जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन इसको दोनों पैमानों पर सर अगर देखें कि जैसे ये वाला जो स्पेशली ये 4 धाम प्रोजेक्ट है, और ये जिसके लिए आपका ये अभियान था, 6500 ये जो देवदार के पेड़ हैं, ये उस 4 धाम परियोजना के हैं, जिसको ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो क्या आप लोग डायरेक्टली सरकार के स्तर पर भी बात करेंगे कि आप जैसे पर्सनली यहाँ से वापस लौट रहे हैं इस सेंसिटिव एरिया को देखते हुए, क्या आप पर्सनली उस लेवल पे भी बात करने के प्रयास करेंगे कि अपनी बात को सीधे सरकार तक भी इस मायने में पहुँचाया जाए कि सेंसिटिव एरिया है, जिस तरह की जागरूकता की बात आप आम समाज से कर रहे हैं उसी तरह की बात आप उस मंच पे भी रखेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार तक ये बातें पहुंचाने के लिए अलग एक तंत्र है, तो उस तंत्र के माध्यम से वो विषय जाएगा। हमारा काम है समाज को, समाज के साथ में उसकी संवेदनशीलता को जगाना, इसलिए हम समाज में जागरूकता का काम करेंगे। अच्छा। दूसरा जो तंत्र है या दूसरा एक वो है इस लोकतंत्र में, वो उसको काम करेगा। इसलिए आप ये अपेक्षा करें कि हम सरकार को जाके कहेंगे, सरकार को जाके कहने का तंत्र अलग है, वो उधर से जाएगा। अच्छा। तो ही उसको प्रभावी रूप से कहा जाएगा। अच्छा, बस लास्ट सवाल ये कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि करके जो आरएसएस का जो विंग है, तो ये किस तरह से काम करता है? मतलब ये जन जागरूकता का ही काम करता है, या आप लोग अपने स्तर पर कुछ रिपोर्ट्स भी बनाते हैं जिनको अलग अलग फोरम में फिर आप लोग रखते हैं? इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बस हम तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पिछले 6 साल पहले प्रारंभ हुई थी, लेकिन उसका मूल उद्देश्य है कि समाज में जितने लोग या कितनी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं, उन सबको एक मंच पर लाना, उनको एक साथ लाकर समाज में एक जागरूकता और वो एक अभियान प्रारंभ करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि हमको इसको पर्सनल, प्रोफेशनल, पब्लिक लेवल पर लेके जाना है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी आवश्यकताओं को कम करके पर्यावरण
और समाज के प्रति कैसे जागरूक हो। इसलिए पर्सनल लेवल पर हमको करवाना ये हमारा काम है। फिर प्रोफेशनल लेवल पर कि मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ पर भी हूँ उसको मैं क्या कर सकता हूँ। और तीसरा है पब्लिक यानी समाज। तो मैं मेरे स्थान पर मैं सरकार को ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में और मेरे आसपास क्या हो रहा है इसका मेरे को चिंता नहीं। मेरा घर साफ रहता है लेकिन मैं गंदगी मेरे बाहर डाल देता हूँ और मैं स्वच्छता का बड़ा भारी पुजारी बन जाता हूँ। हमारा ये कहना है कि हमको पर्सनल लेवल पर भी अपने दैनिक जीवन में, प्रोफेशनल लेवल पर मैं जहाँ कर सकता हूँ वो मेरा क्या योगदान हो सकता है, और पब्लिक लेवल पर जहाँ मैं, मेरे गांव, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, मेरा सोसाइटी, उसमें मैं क्या परिवर्तन ला सकता हूँ। मुझे लगता है कि जब परिवर्तन यहाँ से प्रारंभ होगा तब जाकर वो समाज में होगा, और जब समाज में होगा तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। साथ डॉक्टर ध्यानी हैं। डॉक्टर ध्यानी को बारामासा के दर्शक पहले भी देख चुके हैं। बहुत सराहा है उनके विचारों को और पर्यावरण को लेकर उनका जो अध्ययन है, उनका जो अनुभव है उसको। आज का हेमंत भाई ये बताइएगा कि आज का ये जो कार्यक्रम था ये 2023 में आप लोग ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव DPR इस प्रोजेक्ट की आप सबमिट कर चुके हैं। अभी क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आज ये रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ा? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा कि धराली की आपदा भी हमने इस अगस्त माह में देखी, और हम लोगों ने जो सुझाव दिए थे, जो एक अल्टरनेट DPR सुझाया था, उसमें जिन जिन हाईवे के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया था और जो विकल्प बताया था, और मुख्य रूप से ये कि आपको सीमित रूप से चौड़ीकरण यहाँ करना है जो पहाड़ के लिए अनुकूल है 5.5 मीटर, और वो आप कैसे करें उसका हर किलोमीटर वाइज प्लान दिया था, जिस पर जब हम प्रेजेंटेशन और अन्य सारी वार्ताओं में निश्चित रूप से उसको स्वीकारा ही जाता है, उस पर उसके खिलाफ कोई दो राय नहीं है। किंतु हमें लगा कि अब इसके बाद रिव्यू भी इसका हुआ, केंद्र से रिव्यू भी इसके ऊपर कहा गया कि हमारे सबको देखा जाए, यहाँ आए, घाटी में सारे जो है तमाम तकनीकी पर्सन, सड़क मंत्रालय, बॉर्डर रोड्स, ये सारी विचार विमर्श हुए, सारी घाटियाँ दिखाई, बहुत अच्छा वो रहा, और सब एक मत से सहमत थे कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वही हिमालय की ये आवाज़ है, यही इसकी मांग है, इसी को ये स्वीकार्य करेगा, ये इसकी लिमिट के, इसकी सीमाओं के भीतर है। किंतु फिर दुख ये होता है कि जब निर्णय होता है 2-4 माह बीतते हैं, आपदाओं की स्मृति जो है वो धूमिल पड़ जाती है, और उसके बाद निर्णय पर वही बात कि उसमें ये नज़र आता है कि भाई देखो प्रोजेक्ट घटना नहीं चाहिए, ये तो जो है प्रोजेक्ट, तो हम कहें कि सड़क कैसे बनानी है उस पर तमाम चर्चा हो गई, लेकिन अंत में जो विजय हुई वो विजय हुई भीमकाय प्रोजेक्ट की। तो अंत में प्रोजेक्ट जीता, अब दोबारा से मतलब, और उसका परिणाम फिर ये दिखा कि इस 20 किलोमीटर क्षेत्र में ये रहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है इस लगभग 42 हेक्टेयर वन भूमि का ये इश्यू कर जारी कर दिया गया। और अब ये है कि कल के दिन अगर ये सारे पेड़ कटते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कानूनन रूप से वो स्वीकृति आपके पास है। तो ये चीज़ जिसको हम कहें कि हम रीजनेबल हैं, हम तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, और आपदा को हम किस रूप से आपदा जन्य ये प्रोजेक्ट ना बने, आपदा जन्य हमारी अप्रोच ना हो, आपदा रोधी हो, उस रूप से कार्य करने को हर कदम पर वॉलंटियरली स्वयं से आगे आकर और इतना सब श्रम करके दे रहे हैं, क्योंकि हिमालय से, गंगा से, इन घाटियों और इसके भविष्य से एक प्रेम है, और सबसे बड़ा उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब निर्णय इस रूप से देखने में आते हैं तो वो बड़ा एक आघात सा लगता है, और आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं वही था कि उस आघात से जो एक गूंज उठी स्वाभाविक रूप से देश की जनमानस के हृदय तक, संवेदनशील जनमानस के हृदय तक वो पहुंच रही है, और उसी का ये एक संकेत यहाँ पर था कि ये कार्यक्रम रक्षा सूत्र बांधने का यहाँ पर किया गया कि ये पेड़ों का कटान, इस जंगल का कटान अनावश्यक है। सड़क बिना इसको काटे भी आपदा रोधी तरीके से जो है सड़क सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर हम चाहें कि 80-100 की स्पीड पर बिल्कुल अंधाधुंध चौड़ीकरण करके हम वहाँ पहुँचें, तो ये तो जो है हिमालय की सीमाओं और उसकी मर्यादाओं को लांघने वाला कार्य है, और जिसको कहें कि वो आपदाओं को अपने सिर पर आमंत्रित करने वाला कार्य है। अच्छा मतलब ये अभी जैसे ये फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है तो इसने इस डर को बढ़ा दिया है कि अब जैसे सर्दियों का मौसम है, ये ऑफ सीजन शुरू हो गया है, लगभग खाली हो चुका है, कभी भी अब हाँ
कभी भी ये पेड़ लीगली काटे जो है, जा हाँ, सकते कभी हैं भी वो पेड़ काटे जा सकते हैं, क्योंकि जब क्लियरेंस इशू हो गया है तो फिर जो है वो वन भूमि जो है वो हस्तांतरित हो गई है उस कार्य के लिए। तो वन अभी भूमि तक तो फिर भी ये था कि मतलब आप लोगों की डीपीआर थी, उस पर अध्ययन या उस पर उसका रिव्यू चल रहा था, तो ये था कि जब तक रिव्यू पेंडिंग है तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन क्लियरेंस ने उस खतरे को बढ़ा दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं नीचे ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अभी भी देखिए क्लियरेंस हो गया है, पेड़ यथावत हैं, पहाड़ यथावत हैं। हाँ। आप उसको रख सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। पुनर्विचार का जो अभी द्वार है वो बंद नहीं हुआ है, तो उस द्वार को खटखटाते, उसकी संवेदनशीलता जगाते और हिमालय का ये रूप को दिखाते, आज जो ये पूजन एरिवा की कम से कम देखें उन पेड़ों को और देखें उस दिव्य रूप को, हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, सबके हृदय में, जो पहली बार आए जो नहीं आए, उनके हृदय में वो भाव स्वयं से ही प्रकट हो रहा है। स्वयं से। लेकिन एक कंसर्न, बस मेरा लास्ट सवाल हेमंत भाई आपसे ये कि एक कंसर्न जो मुझे खुद लगा कि आसपास के गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग इस तरह के आप लोग इतने समय से कर रहे हैं, और जब आपके साथ में कोई पॉडकास्ट करता हूँ आपके विचार को हमारे दर्शक देखते हैं, बहुत सराहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उतनी संख्या में नज़र नहीं आते हैं इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। और दोनों, मतलब उसमें पिछली बार भी जब मैं आया था मैंने कुछ लोगों से बात की थी, उसमें जो कुछ लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, उन लोगों को तो चाहिए कि सड़कें और चौड़ी हों, उनका व्यवसाय और बढ़े। एक दिन में अगर 5 लोग रुकते हैं उनके घर में, तो 10 लोग 15 लोग उनके ज़्यादा से ज़्यादा रुकें। तो बिल्कुल यहाँ ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ में उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना या उनको मोबिलाइज़ करना, वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए, और या कितने डीमोटिवेट होते हैं आप लोग जब इस तरह के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग नहीं पहुँचते? ये तो एक आम चेतना बन गई है समाज की। और एक बात कहते हैं कि समाज को जो नुकसान है, वो जो बुरी शक्तियां हैं, जो दुर्जन दल है या शक्तियां हैं, उनकी वो लगातार सक्रिय हैं, लेकिन उनकी सक्रियता से नहीं। लेकिन सज्जन क्या समझते हैं कि अब होगा नहीं होगा, उनके भीतर बड़े संकल्प विकल्प होते हैं, तो वो निष्क्रिय पड़ जाते हैं। तो उनकी निष्क्रियता से ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज सबसे बड़ी सफलता उसकी ये है कि यहाँ पर हमारे पुतले नहीं जलाए जा रहे हैं और नारेबाजी नहीं हो रही है, बल्कि उतनी संख्या नहीं, लेकिन 20-40 की संख्या में, और गाँव के प्रधान और प्रधानों की यहाँ पर शिरकत रही। सारे गाँव में ही भोज हो रहा है, ये सारे सब कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे नेताला ग्राम सभा ने ही सारे आगंतुकों के रहने का उसका व्यवस्था किया है, वही लोग ये सारे कार्यक्रम की व्यवस्था करा रहे हैं। तो एक जो जनमानस है उसमें जो है जो प्रबुद्ध जनमानस है उसमें ये पहल हो चुकी है। पिछले वर्ष से ही स्थानीय लोगों ने ही पहले ये यात्रा निकाली थी, अध्ययन, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस ढंग से नहीं होना चाहिए। उनके ही आह्वान पर जो है लोग, ये बात नीचे तक पहुंची है। उन्होंने ये इस तरीके से जो है पिछले वर्ष से ही ये पत्राचार केंद्र सरकार को हुआ है। तो प्रबुद्ध जन, जिसको सिविल सोसाइटी हम कहते हैं आमतौर से, वो इस बात को समझ चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से ये जो भीड़ आने और जुटाने, उसमें जनमानस, हमारे राजनीतिक तंत्र ने जिसको कहें कि इस तरीके से वो अचेत कर दिया है कि वो राजनीतिक रैलियों और अन्य तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में ले जाने के हथकंडे ही अब समाज की चेतना में जो है वो बस गए हैं। उस रूप से भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन रचनात्मक काम के लिए आपका जो आज आपने देखा, जो भी थे, वो समाज का मत है। तो ऐसा नहीं है, लोग इस बात को समझने लगे हैं। घाटी में हर जगह चंद लोग होंगे जिनके आर्थिक और निहित स्वार्थ इतने हावी हैं कि वो इस सच्चाई को देखना नहीं चाहते। लेकिन आज घाटी का जनमानस का विशेष रूप से इस 4 धाम चौड़ीकरण और इसमें कितना चौड़ा हो, कितना सीमित होना चाहिए, किस ढंग से रूप होना चाहिए, उस पर वो सक्रिय हो चुका है, समझ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप जिस तरह के काम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे हिमालय के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आप सभी दर्शकों का। तो ये आप लोगों ने देखा कि क्या ऑर्गेनाइजर्स जो थे उनकी मंशा क्या थी इसके पीछे। डॉक्टर ध्यानी की आपने बातें सुनी, और ये बहुत बेहद सेंसिटिव ये इलाका है। धराली में कुछ समय पहले जो हुआ वो हम सब ने देखा। ये जिस जगह खड़े होकर हम ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वही तिलगाड़ का मलबा है जो अभी भी जस का तस है। और अभी बमुश्किल देखिए 4 महीने बीते हैं और दोबारा से तैयारियां हैं कि ये जो बहुत सेंसिटिव हिमालय हैं उसमें भी विकास की चमक दिखाई दे। चमक संभवतः दिखाई देती भी है, लेकिन उसके बाद प्रकृति जब वापस अपने मूल स्वरूप में आती है तो वो कितना विकराल होता है, उसका एक उदाहरण हमने धराली में देखा। आप लोग जुड़े रहिएगा। धराली में अब 3-4 महीने बीत जाने के बाद के क्या अपडेट्स हैं वो भी हम आपको, यहाँ आए हैं तो वहाँ की भी ग्राउंड सिचुएशन आप तक पहुँचाएंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा 12 मास।